माँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी मेरा ट्रांसफर यहीं कहीं आस पड़ोस में हो जाएगा, फिर मैं अपने घर से ही अप डाउन करूंगा। ठीक है बेटा। हे भगवान, ये कैसी सब्जी बनाई है? एक तो बहू का रंग काला है, ऊपर से सब्जी भी बिल्कुल अपने रंग की बनाई है। छी, खाकर भी नहीं हो रही है मुझसे। अरे रंग काला है तो काला है, ऊपर से अनपढ़ गंवार भी है। अरे मेरी तकदीर फूटी थी, ये तो मरते मर गए और इस जाहिल गंवार को मेरे मत्थे मर गए। नमस्ते भाभी, कैसी है भाभी आप? नमस्ते दीदी, अच्छी हूँ मैं। माँ, क्या हुआ माँ, आपका मूड क्यों इतना खराब है? और भाभी जी कैसी हैं आप? अरे देखना बेटा भावना तेरी भाभी को, एक तो इसका रंग काला, ऊपर से अनपढ़ गंवार, और खाना पीना भी गंवारों जैसा बनाती है। तेरे पापा तो चले गए, लेकिन इस गंवार को पसंद किया था मेरा सिर पकाने के लिए। मम्मी, ये अच्छी बात नहीं है, आप भाभी को उनके रंग की वजह से पसंद नहीं करती हैं। अरे और नहीं तो क्या भावना बेटा, अगर मैंने इस भावना को पहले देखा होता ना तो कभी भी अपने बेटे का रिश्ता नहीं करती। अरे भावना को तो तेरे पापा ने पसंद किया था। अरे राजेश, भावना, तुम लोग कब आए? अरे हम लोग तो अभी अभी आए हैं। और बताइए आप कैसे हैं? सब बढ़िया है। और भैया, कितने दिन की छुट्टी बची है आपकी? बस भावना, आज छुट्टी का लास्ट डे है। भैया, आप अपना ट्रांसफर करवाइए जल्दी से, इधर कितनी दूर रहना पड़ता है आपको? हाँ भावना, बस ट्रांसफर का तो चल ही रहा है। अरे तुम लोग खड़े खड़े ही सारी बात कर लोगे या अंदर चलकर बैठोगे भी? हाँ चलिए मम्मी। और बताओ बेटा राजेश, सब बढ़िया है घर में? जी मम्मी जी, सब बढ़िया है। अच्छा ठीक है मम्मी, आप लोग बैठिए, मैं चलकर पैकिंग कर लेता हूँ, कल मुझे सुबह जल्दी निकलना है। ठीक है भैया। मनोरमा, तुम्हें क्या हो गया? तुम ऐसे कमरे में आकर क्यों बैठ गई हो अकेले? मनोरमा, बोलो कुछ। एक बात बताइए जी, क्या आपने मुझे शादी से पहले नहीं देखा था कि मेरा रंग काला है? ये आपको नहीं मालूम था कि मैंने सिर्फ 10वीं तक ही पढ़ाई की है? मनोरमा, ये तुम कैसी बात कर रही हो? मैंने तुमसे पहले भी कहा है, मेरे लिए रंग मायने नहीं रखता और ना ही तुम्हारी पढ़ाई। बल्कि मैं तो अपने आप को बहुत ही खुशनसीब मानता हूँ जो मुझे तुम जैसा समझदार जीवन साथी मिला है। तुम्हारे रंग रूप से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस इंसान की सूझबूझ और समझदारी से मतलब है। मनोरमा, एक बात कहूँ, पापा ने बहुत ही सोच समझ के मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ तय किया था, क्योंकि पापा जानते थे कि मैंने कभी भी रंग रूप को महत्व नहीं दिया है, मैंने हमेशा गुण और समझदारी को ही महत्व दिया है। पापा मुझे करीब से जानते थे मनोरमा, इसलिए उन्होंने तुमसे मेरा रिश्ता किया था। मनोरमा, तुम माँ की बातों का बुरा मत मानना, तुम तो जानती हो ना कि माँ मुंह फट है, जो उनके मुंह मन में आता है वो बोल देती है, लेकिन माँ दिल की बुरी नहीं है। हाँ जी, वो सब तो मैं जानती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं मम्मी जी को बिल्कुल अपनी माँ समान समझती हूँ और सच्चे मन से उनकी सेवा करती हूँ, लेकिन वो हमेशा मुझे मेरे रंग और पढ़ाई को लेकर तानाकसी करते रहती है। और मैं सोच रही हूँ जी, कल जब आप वापस अपनी ड्यूटी पर चले जाएंगे तो यहाँ मेरा मन कैसे लगेगा, क्योंकि मम्मी जी तो हर समय बस ताने ही मारते रहती है मुझे। मनोरमा, तुम चिंता मत करो, मैं सिर्फ एक हफ्ते के लिए जा रहा हूँ, उसके बाद 100% श्योर है कि मेरा ट्रांसफर यहीं कहीं आस पड़ोस में हो जाएगा। भावना, तुम्हारा 3-4 दिन का समय तो यूं ही बीत जाएगा, क्योंकि भावना और दामाद जी भी आ गए हैं। हाँ ठीक है जी। भावना, अब तुम पैकिंग में मेरी मदद कर दो, सुबह जल्दी निकलना है मुझे। पहले चलकर आप सबके साथ बैठकर खाना तो खा लीजिए जी, उसके बाद पैकिंग में मैं आपकी हेल्प करूंगी। ठीक है मनोरमा। मनोरमा का पति शहर से 200 किलोमीटर की दूरी पर आयकर विभाग में कार्यरत था। आलोक की शादी को 7 महीने हो चुके हैं और आलोक अब अपना ट्रांसफर अपने शहर के आसपास ही करवाना चाहता है। माँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी मेरा ट्रांसफर यहीं कहीं आस पड़ोस में हो जाएगा, फिर मैं अपने घर से ही अप डाउन करूंगा। ठीक है बेटा, लेकिन क्या करूं, माँ हूं ना, आत्मा नहीं मानती। अरे मैं अपने कलेजे के टुकड़े से इतने दूर रहती हूँ, मेरा मन कहीं नहीं लगता है बेटा। तू जल्दी से अपना ट्रांसफर इधर ही करवा ले बेटा, वरना मैं यहाँ रह नहीं पाऊंगी तेरे बिना। हाँ माँ, चिंता मत कीजिए, जल्दी हो जाएगा ट्रांसफर। ठीक है भावना, दामाद जी चलता हूँ मैं। मनोरमा, अपना ध्यान रखना। ठीक है जी। ठीक है भैया, आप भी अपना ध्यान रखिएगा। मेरा बेटा तो अपनी ड्यूटी पर चला गया इस काली कलूटी अनपढ़ गंवार से छुटकारा पाकर, लेकिन इसे तो अब मुझे ही झेलना पड़ेगा। माँ, ये क्या तरीका है? माँ, भाभी कितनी अच्छी है, लेकिन आप सिर्फ उनको रंग की वजह से नापसंद करती हैं। आपके मुंह में जो आता है आप उनके लिए वो बोल देती हैं। माँ, भाभी भी तो इंसान है। अरे भाभी काली है तो क्या हुआ माँ? भावना, एक बार अपने भाई के बारे में भी तो सोच कर देख, वो कितना गोरा चिट्टा नौजवान, पढ़ा लिखा, सरकारी नौकरी वाला, और ये काली कलूटी 10वीं पढ़ी हुई। अरे आज के जमाने में बता, कोई 10वीं तक की पढ़ाई करता है क्या? मम्मी, भाभी की कुछ मजबूरियां थी, इसलिए उन्होंने आगे पढ़ाई नहीं की। देखिए प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप इस तरह से बार बार भाभी को अपमानित मत कीजिए। माँ, अरे मम्मी जी, ये सब छोड़िए ना, क्या एक ही बात लेकर बैठ जाते हैं आप लोग तो। और भावना, तुम्हें अपनी सहेली प्रियंका से मिलने जाना था ना, भूल गई क्या? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। अरे मम्मी, प्रियंका अपने मायके आई हुई है, उसे बेबी गर्ल हुई है, आपको मालूम है या नहीं? हाँ बेटा, परसों उसकी मम्मी मुझे मार्केट में मिली थी तो बता रही थी, एक काम करना, आज तू मिलकर आजा, मेरे तो सिर में दर्द हो रहा है, मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। दामाद जी को भी साथ ले जा। क्या मम्मी जी, मैं वहाँ
जाकर क्या करूंगा, ये अपनी सहेली के साथ बिजी हो जाएंगी। एक काम करता हूँ, मैं घर में ही रहकर टीवी देख लेता हूँ। अच्छा ठीक है दामाद बाबू, आप टीवी देखिए, मैं थोड़ी देर बाम लगाकर आराम कर लेती हूँ। जरा मैं भी तो जाकर देखूं हमारी काली कलूटी अनपढ़ गंवार भाभी जी की क्या हाल है। जब ये घर में होते हैं तो मम्मी जी के तानों से भी मुझे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अरे ये क्या तरीका है, आप मुझे मेरे कमरे में आकर इस तरह से क्यों छू रहे हो? अरे यार भाभी जी, ये भी कोई बात हुई क्या? आप तो पहले से ही इतनी काली हैं और मेरे छू लेने से कौन सी आप मैली हो जाएंगी? अरे तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी पत्नी की सगी भाभी हूँ। मैं कहती हूँ मेरे कमरे से चले जाओ, वरना मैं अभी शोर मचाऊंगी। क्या कहोगी, क्या कहोगी शोर मचाकर? अरे यही कहूंगी कि तुम मेरे कमरे में आकर मुझे गलत तरीके से छू रहे हो और मुझसे उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। अरे भाभी जी, आप कोई स्वर्ग की अप्सरा नहीं है जो कोई भी आपकी बातों पर यकीन कर लेगा कि मैंने आपको गलत इरादे से छुआ है। मैं कहती हूँ पीछे रहो, वरना मैं शोर मचाऊंगी। मचाओ शोर, कोई यकीन नहीं करने वाला है आपकी बातों पर। मैं कहती हूँ निकल जाओ मेरे कमरे से। हाथ छोड़ो मेरा, मैंने कहा हाथ छोड़ो मेरा, वरना मैं शोर मचाऊंगी। लो छोड़ दिया, जाओ शोर मचाओ। मैं भी देखता हूँ तुम्हारी बातों का कौन यकीन करता है। ये चीख चीख कर भी कहेगी ना तो कोई इसकी बातों पर यकीन करने वाला नहीं है। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, अरे क्या हुआ, क्यों शोर मचाई जा रही है? मम्मी जी, मैं अपने कमरे में बैठी थी, तभी दामाद जी पीछे से आकर मुझे गलत इरादे से छूने लगे और मैंने उनका विरोध किया तो वो कहते हैं कि मेरी बातों का कोई यकीन नहीं करेगा। काली कलूटी, अरे तुझे शर्म नहीं आई कि घर के दामाद के ऊपर तू इतना घटिया इल्जाम लगा रही है? बेशर्म कहीं की। अरे बेशर्म कहीं की, तू यही चाहती है ना कि मेरी बेटी और दामाद के हंसते खेलते घर को तू बर्बाद कर दे? नहीं मम्मी जी, मेरा यकीन कीजिए, दामाद जी ने मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की है। उन्होंने मुझे गलत इरादे से छुआ है। सब समझती हूँ मैं तेरी चाल को, खुद दिखने दिखाने में एकदम बेकार दिखती है ना काली कलूटी कहीं की, तो तू मेरी बेटी की खुशियों से जलती होगी, इसलिए जानबूझकर मेरे हीरे जैसे दामाद के ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगा रही है तू। हाँ मम्मी जी, मैं इनकी इतनी इज्जत करता हूँ, फिर भी इन्हें जरा लाज शर्म नहीं है। अरे ये मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगा रही है। वो तो मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ मम्मी जी, वरना इस घर में दोबारा कभी कदम भी नहीं रखता। अरे मम्मी जी, मैं कहता हूँ कि ये कोई परी नहीं है जो इनकी तरफ कोई नजरें उठाकर देखेगा। अरे ये तो इतनी काली कलूटी बदसूरत है कि इनके पति भी इन्हें रोज दवाई की तरह निगलते होंगे, और ये मुझ पर आरोप लगा रही है। अरे कम से कम एक बार सोचना तो था कि मैं इस घर का दामाद हूँ। वैसे तो मैं बहुत ईमानदार हूँ, लेकिन जिसके पास इतनी सुंदर पत्नी हो वो तुम जैसे काली कलूटी के ऊपर नजरें डालेगा ही क्यों? झूठ बोल रहे हो तुम मेरे कमरे में आए थे और तुमने मुझे गलत तरीके से छुआ है। ठीक, तुम मुझ पर ये कितनी घटिया इल्जाम लगा रही हो। छूने की बात तो दूर, मैं तुम जैसी औरत की ओर तो नजरें उठाकर भी देखना पसंद नहीं करूंगा। दीदी मेरी बात का भरोसा करो दीदी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ दीदी, ये मेरे कमरे में आए थे दीदी, मेरा यकीन कीजिए दीदी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। भाभी मुझे मेरे पति पर पूरा भरोसा है, आपने इतना घटिया इल्जाम मेरे पति पर कैसे लगाया? मुझे तो बहुत शर्म आ रही है माँ, अब तो मैं आज के बाद मायके भी नहीं आऊंगी। अरे बेटा तू मायके आना क्यों बंद करेगी? अरे ये तेरा घर है, कोई गलत सलत इल्जाम लगाए और तू अपना मायका छोड़ दे? ये तेरा मायका है भावना, और यहाँ आने से तुझे कोई नहीं रोक सकता। जरूरत पड़ने पर मैं इस काली कलूटी को घर से निकाल दूंगी, लेकिन तेरा मायका छूटे नहीं दूंगी बेटा। किसी को मेरी बात पर भरोसा नहीं है, ठीक है मत कीजिए, लेकिन मैं और मेरा ऊपर वाला जानता है कि मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। इन्होंने मुझे गलत तरीके से छुआ है। तुझे तो अब मैं घर से निकाल कर ही रहूंगी। मैं आलोक को अभी के अभी तेरी सारी करतूतों के बारे में बताती हूँ कि तू यहाँ क्या गुल खिला रही है। मैं अभी अपने बेटे को फोन करके सारी बात बता देती हूँ। हाँ मम्मी जी बिल्कुल बताइए। अरे मेरी कोई गलती नहीं है, मुझ पर ये भाभी उल्टे सीधे इल्जाम लगा रही है। बेचारी मनोरमा रोते हुए अपने कमरे में आ जाती है। मनोरमा की बातों पर किसी ने यकीन नहीं किया। दोपहर से शाम होने को आई, तब तक मनोरमा की सास ने फोन करके अपने बेटे की कान भर चुकी थी, और मनोरमा का मन बहुत बेचैन होने लगा था कि आज उसके पति का फोन आया क्यों नहीं। क्या इन लोगों की तरह उसके पति को भी उसका भरोसा नहीं होगा? किसी ने मेरा भरोसा नहीं किया, और यदि इन्हें भी मुझ पर भरोसा नहीं रहा तो मेरा क्या होगा? क्या उन्हें मेरी बातों का यकीन होगा? अगर मेरा रंग काला है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? क्या बदसूरत लड़कियों के साथ कोई छेड़खानी नहीं होती है? बेटा तू निकला या नहीं? हाँ माँ, मैं उसी गाड़ी से वापस हो गया हूँ, 1 घंटे में घर पहुँच जाऊंगा। ठीक है बेटा। अरे इस काली कलूटी मनहूस की हिम्मत कैसे हुई मेरे सीधे साधे भोले भाले दामाद जी पर इतना घटिया आरोप लगाया इसने? जी तो ऐसा कर रहा कि इसे घसीटकर इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूं। माँ सब्र रखिए। मम्मी भैया को आ तो जाने दीजिए, जो भी बात है वो भैया के आ जाने के बाद कर लेंगे हम बैठकर, और वैसे भी भाभी इस घर की बहू है, आप ऐसे कैसे भाभी को इस घर से निकाल सकती हैं? क्यों नहीं बेटा, उसने मेरे हीरे जैसे 16 आने दामाद पर इतना घटिया इल्जाम लगाया है। मनोरमा की सास को तो अपने बेटे के आने का बड़ा बेसब्री से इंतजार था। मनोरमा की सास को यही लग रहा था कि जब उसका बेटा घर आएगा तो वो अपनी पत्नी को मारती हुई घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देगा।
1 घंटे का समय भी बीत जाता है और अब तो आलोक भी अपने घर आ गया था। अच्छा हुआ बेटा जो तू आ गया, हम तेरा इंतजार कर रहे थे। जा तो बेटा जरा अच्छे से खबर ले उस काली कलूटी का, उसने मेरे हीरे जैसे दामाद के ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगाया है। मनोरमा, मनोरमा, ये क्या हालत कर ली है तुमने अपनी? रो रो कर देखो, पूरी आंखें सुजा ली है तुमने और आंखें भी लाल लाल हो गई है तुम्हारी। आप तो मेरा यकीन कीजिए जी, उस राजेश ने मेरे कमरे में आकर मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश की, मेरे साथ छेड़खानी की उसने ऐसी हरकत की इसलिए मैंने हल्ला मचाया जी, वरना मैं ऐसे घर के दामाद के ऊपर गलत इल्जाम क्यों लगाऊंगी? इस घर में कोई भी मेरी बात का भरोसा नहीं कर रहा है, क्या सिर्फ इसलिए कि मैं काली हूँ? क्या काली लड़कियों के साथ कभी कोई छेड़खानी नहीं होती है? अगर घर में मेरी बातों का कोई भरोसा नहीं कर रहा है, इसका मतलब यही है कि सब लोग मुझे झूठी समझते हैं। उठो मनोरमा, मनोरमा, तुम रो क्यों रही हो? कोई तुम पर भरोसा करे या ना करे, मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ। मेरी पत्नी कभी झूठ नहीं बोलेगी, आखिर तुम्हें यह झूठ बोलकर फायदा ही क्या होगा? लेकिन इस घर में किसी को मुझ पर भरोसा नहीं है जी। घर में सभी लोग सोच रहे हैं कि मैं इस घर के दामाद के ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही हूँ, और वो राजेश मुझ पर इल्जाम लगा रहा है, कहता है कि मैं काली हूँ, इसीलिए आप मेरा यकीन नहीं करेंगे। मनोरमा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम कभी झूठ नहीं बोल सकती। भाभी, भैया, मैं अंदर आ जाऊँ? हाँ भावना, अंदर आओ। भैया भाभी, आई एम सॉरी। अरे भावना, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो बहन? तुम्हारी क्या गलती है? भैया, मैं भाभी से सॉरी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने सबके सामने अपने पति का साथ दिया, भाभी का नहीं। क्या मतलब भावना? मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारी जगह कोई भी लड़की होती तो अपने पति का ही साथ देती, क्योंकि कमरे में क्या हुआ है और क्या नहीं ये तो सिर्फ मनोरमा और राजेश ही जानते हैं। नहीं भैया, मुझे भी यकीन है भाभी झूठ नहीं बोल सकती। भावना, सीधे सीधे तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हें राजेश पर भरोसा नहीं है? हाँ भैया, इन पर मुझे जरा भी भरोसा नहीं है और मैंने जानबूझकर इनका साथ दिया ताकि सच्चाई सामने आ सके। अगर मैं इनका साथ नहीं देती तो ये सतर्क हो जाते। भावना, तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। भैया, मैंने जानबूझकर इनका साथ दिया ताकि ये फिर से गलती करे। और भैया, मैं आपसे भी यही कहना चाहती हूँ कि आप भी सबके सामने यही कहो कि मैं अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं करता। दीदी, ये सब क्या है? भाभी, मैं अपने पति की आदतों को अच्छी तरीके से जानती हूँ। कई बार मुझे तो शक भी हुआ है कि इनका बाहर चक्कर चल रहा है किसी लड़की के साथ, लेकिन सामने से पूछने पर ये मुकर जाते हैं। इसलिए आज तक भैया मैंने इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं जुटा पाई हूँ, और मैं अपने ससुराल वालों को भी इनकी आदतों के बारे में बताने की कोशिश करती हूँ भैया, लेकिन मेरे ससुराल वाले मेरी बातों का यकीन नहीं करते। मेरी सास को मैं जब भी इनकी आदत के बारे में बताती हूँ तो ये कहते हैं कि तू ही कैरेक्टरलेस रही होगी, इसलिए तुझे मेरे बेटे पर कमी ही नजर आती है। इनके पापा को भी यही लगता है कि इनका बेटा बहुत ही अच्छा है, और इनके पापा का भी यही कहना है भैया कि जब तक इनके बेटे के खिलाफ इन्हें कोई सबूत नहीं मिलेगा तब तक ये अपने बेटे पर भरोसा ही करेंगे। लेकिन भैया, मैं इनकी सच्चाई अच्छी तरीके से जानती हूँ, इसलिए भैया मैंने सोचा कि इस बार मैं पूरी तरीके से उन पर भरोसा दिखाऊंगी, क्योंकि माँ भी उनके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहती। मैं ही जानती हूँ भैया उस घटिया आदमी के साथ मैं कैसे एक एक पल मर मर कर जी रही हूँ भैया। क्या मेरी बहन, तुम इतने दिनों से इतनी तकलीफ में हो, लेकिन एक बार भी अपने भाई को बताना जरूरी नहीं समझा? हाँ दीदी, आप तो मेरे इतने करीब हैं। जब भी मम्मी जी मुझे काली कलूटी कहकर ताना मारती हैं तो आप मेरा साथ देने के लिए खड़ी हो जाती हैं। फिर भी इतनी बड़ी बात आपने मुझे नहीं बताई, अकेले आप इतनी तकलीफें सहते रही। क्या बताती भाभी, क्या कहकर बताती बताओ? मुझे मालूम था जब तक कोई घटना नहीं घटेगी तब तक सभी ने ईमानदारी समझेंगे, कोई मेरी बातों का यकीन नहीं करेगा। और भैया, मेरे ससुराल में तो इन्हें इतना अच्छा और ईमानदार समझते हैं कि इनकी ईमानदारी के सामने सब झूठे हैं। लेकिन अब बहुत हुआ भैया, बहुत सहन कर लिया मैंने, अब इस बार तो मैं इस इंसान का मुखौटा उतार कर ही दम लूंगी। और भाभी, आप बुरा मत मानिएगा, मैं माँ और इनके सामने आपको ही गलत ठहराऊंगी, जबकि मैं जानती हूँ ये गलत आप नहीं मेरा पति है। और भैया, आप भी मम्मी और इनके सामने भाभी को खूब अपशब्द कहना, उल्टा सीधा कहना आपको भाभी के ऊपर जरा भी भरोसा नहीं है। बस आप लोग थोड़ा सा नाटक कर लीजिए भैया, फिर इस इंसान की असलियत सबके सामने आ जाएगी। हाँ ठीक है दीदी, हम आपकी मदद जरूर करेंगे और इस घटिया इंसान की असलियत मम्मी जी के सामने लाकर रहेंगे। माँ, दामाद जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक तो मैं पापा के कहने पर उस काली कलूटी अनपढ़ गंवार लड़की से शादी कर ली, और मैंने उसे खुशी खुशी स्वीकार करके अपने जीवन संगनी बनाया, लेकिन उसने क्या किया माँ? वो मेरी बहन का घर बर्बाद करने चली थी। और नहीं तो क्या साले साहब, मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी के लिए। अगर मुझे अपनी पत्नी से प्यार ना होता ना तो मैं एक मिनट भी यहाँ खड़ा नहीं रहता, और ना ही जिंदगी भर पलट कर इस घर की ओर देखा होता। हाँ बेटा, मुझे तो पहले ही भरोसा था कि मेरे हीरे जैसे दामाद जी कभी झूठ नहीं कह सकते। अरे उस काली कलूटी की बात में तो मुझे पहले भी भरोसा नहीं था, मैं तो उसे शुरू से पसंद नहीं करती बेटा। हाँ मम्मी, भाभी ने मेरे पति के ऊपर इल्जाम लगाया, अरे उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि ये मेरे पति हैं और इस घर के दामाद। बेटा, मैं तो कहती हूँ उस काली कलूटी अनपढ़ गंवार को धक्के मार के घर से निकाल दो। अरे तुम्हारे लिए तो एक से एक लड़कियां मिल जाएंगी अभी भी। भावना, बुलाओ उस निर्लज तुम्हारी भाभी को, उसे अभी सबक सिखाता हूँ मैं। अरे वो अपने आप को समझती क्या है, काली कलूटी अनपढ़ गंवार। हाँ भैया, ऐसी सजा देना भाभी को,
कि जिंदगी में वो कभी किसी और के ऊपर ऐसा घटिया इल्जाम न लगाए। हाँ भावना, बुलाओ अपनी भाभी को और वो मुझसे माफी मांगे। अरे उन्होंने मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है, मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगाया है। हाँ हाँ जी, मैं अभी बुलाती हूँ भाभी को और अभी कहती हूँ कि अभी कभी वो आपसे माफी मांगे, वरना भैया उन्हें धक्के मार के इस घर से निकाल देंगे। भाभी, भाभी, अरे आप काहे का शर्म करके अपने कमरे में ही बैठी रहोगी क्या? जो तुमने रायता फैलाया है उसके लिए आकर माफी मांग लो, वरना ठीक नहीं होगा। क्या हुआ जी? क्या आपको भी मेरी बातों का भरोसा नहीं है? नहीं, मुझे तुम पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। तुम मेरे दामाद जी पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। तुम्हें क्या लगा कि तुम कुछ भी उल्टा सीधा बोलोगी और मैं तुम्हारी बात का भरोसा कर लूंगा? तुमने मेरी बहन के हंसते खेलते घर को बर्बाद करने की कोशिश की है। तुम्हें तो मैं 1 मिनट भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं अभी के अभी तुम्हें धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगा और जल्दी तुमसे तलाक भी ले लूंगा। हाँ बेटा, धक्के मार के निकाली से? अरे बहुत बर्दाश्त कर लिया इसे हमने अपने घर पर, लेकिन अब नहीं। इसने मेरे दामाद पर इतना घटिया इल्जाम लगाया है। नहीं मम्मी जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, ऐसा मत कीजिए, मुझे घर से मत निकालिए मम्मी जी। बड़ी आई थी मुझ पर इल्जाम लगाने वाली। नहीं, अब तुम इस घर में नहीं रह सकती, निकल जाओ मेरे घर से। नहीं, ऐसा मत कीजिए, मैं कहाँ जाऊंगी? अरे ये बात सुनकर मेरे माँ बाप तो शर्म से ही मर जाएंगे, मुझे माफ कर दीजिए। निकल जा तू इस घर से। अरे नहीं मम्मी जी, इसे घर से मत निकालिए, इससे गलती हो गई है, लेकिन इसे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। है तो आखिर ये इसी घर की बहू ना। बाहर 4 लोगों में बात जाएगी तो बेकार में इसके साथ साथ हमारे भी घर की बदनामी हो जाएगी मम्मी जी। अरे बेशर्म, देखा तूने मेरे दामाद की दरिया दिली। हाँ मम्मी जी, इसे घर से मत निकालिए। वैसे भी मैं तो सिर्फ कभी कभार यहाँ आऊंगा। एक काम कीजिए, इसे ना मुझसे माफी मांगने के लिए कह दीजिए। एक बार मैं इसे माफ कर देता हूँ, लेकिन हाँ, दोबारा इसने ऐसी वैसी कोई हरकत की या मुझ पर कोई इल्जाम लगाया तो ठीक नहीं बनेगा, फिर मैं इसे माफ नहीं कर पाऊंगा। अरे नहीं दामाद जी, इसने इतना घटिया लांछन लगाया है आपके ऊपर, इसे ऐसे कैसे माफ कर सकते हैं हम? वो तो आपका दिल बड़ा है, इसलिए आप इसे माफ कर रहे हैं। हाँ माँ, एक बार तो माफ कर ही दीजिए, वरना सच कहते हैं ये बाहर भाग जाएगी तो बेकार में दोनों परिवार की बदनामी हो जाएगी। हाँ मम्मी जी, इनकी तो कोई इज्जत है नहीं बाहर, लेकिन हमारी अच्छी खासी इज्जत है, बेकार में हमारी बदनामी हो जाएगी। सुना तूने कुछ? मैं कहती हूँ यदि इस घर में रहना है तो अभी के अभी मेरे दामाद जी से माफी मांग ले। हाँ मम्मी जी, मैं माफी मांग लूंगी, मुझसे गलती हो गई है। अब खड़ी होकर मुंह क्या ताक रही हो? माफी मांगो अभी के अभी मेरे दामाद जी से। हाँ माफी मांगो, यदि इस घर में रहना है तो। मम्मी जी, मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ, इसलिए मैं इनसे माफी मांग लेती हूँ। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपके ऊपर झूठा आरोप लगा दिया। जैसे ही मनोरमा ने राजेश से माफी मांगी, राजेश का सीना तो गर्व से चौड़ा हो गया। वो तो मानो ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उसने किसी किले को फतेह कर लिया हो। अब क्या चुपचाप खड़ी हो? जाओ जल्दी से रसोई में और कुछ अच्छा सा खाना बना लो। अरे सुबह से दिमाग खराब करके रखा है तुमने। और सुनो, कुछ ढंग का बनाना आज, जिसे खाकर मेरे दामाद जी का मुंह ठीक हो जाए। जी मम्मी जी। याद रखना बहू, तुमने मेरे दामाद जी को पीड़ा पहुंचाई है, लेकिन अब इन्हें खुश करना तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। अब तुम मेरे दामाद जी को कभी किसी बात से दुखी नहीं करोगी और हमेशा उन्हें खुश रखने की कोशिश करोगी, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा दिल दिखाते हुए तुम्हें माफ किया है। जी मम्मी जी। ठीक है मम्मी, मैं जाकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ, सुबह से इतना तमाशा चल रहा है ना कि सिर में मेरे बहुत दर्द होने लगा है। हाँ मम्मी, मुझे भी अपने ऑफिस में इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि मैं ऑफिस क्यों नहीं पहुंच पाया। ठीक है बेटा, जाओ अपना काम कर लो। मैं अच्छे से जानती हूँ ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकते। जैसे ही भाभी किचन में जाएगी, ये जरूर मौका देखकर किचन में जाकर फिर से भाभी के साथ बदतमीजी करेंगे, और तब मैं माँ और भैया को वहाँ लेकर जाऊंगी और सब कुछ दिखा दूंगी, ताकि माँ का भी भरोसा उठ जाए इनके ऊपर से। मुझे भी मालूम है ये रसोई में जरूर आएगा और फिर से मेरे साथ बदतमीजी करेगा, लेकिन इस बार तो इसे ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि जिंदगी भर नहीं भूलेगा ये। काले रंग पे ना इतना गुमान कर, ओए होए। ओए, अब सुनो, अब तो तुम मेरे लिए खुली तिजोरी के समान हो, अब तो मुझ पर कोई इल्जाम नहीं लगाएगा। हाथ छोड़ो हमारा। अरे ऐसे कैसे तुम्हारा हाथ छोड़ दें हम? तुमने देखा ना बाहर, किसी ने तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं किया। अब बताओ, तुम मेरी हरकतों के बारे में किसे बताओगी? तुम चीखोगे, चिल्लाओगी, फिर से बाहर वही तमाशा होगा, लेकिन तुम्हारी बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा। और अब तो मम्मी जी ने भी कह दिया है कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी है मुझे खुश करना। मैंने कहा हाथ छोड़ो हमारा। क्यों? मम्मी जी की बात तुम्हें समझ में नहीं आई कि तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है मुझे खुश करना? खुशी तो मुझे तुम्हें छेड़ने से होगी। बदतमीज, तुमने क्या समझा? इतना सब तमाशा करके तुम मेरा फायदा उठा लोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे तमाचा मारा? रुक, अभी बताता हूँ मैं तुझे। इस बार तो तुझे घर से निकलवा कर ही दम लूंगा। घर में तो तुझ पर पहले से कोई भरोसा नहीं करता, और अब तो तेरा पति भी तुझ पर भरोसा नहीं करेगा। अरे तू किसे बताएगी? तुझे धक्के मारकर इस घर से ना निकलवा दिया तो मेरा भी नाम राजेश नहीं, समझी? जैसे ही राजेश मनोरमा को धमकी देकर पीछे मुड़ता है तो वो अपने सामने अपनी सास, पत्नी और साले को देखकर दंग रह जाता है, और फिर बात को बदलते हुए चीखते हुए कहता है वो, देख रहे हैं मम्मी जी आप लोग, अभी इसने मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगाया था, मैंने अभी अभी से माफ किया था, और ये फिर से मुझ पर घटिया इल्जाम लगा रही है। अरे ये काली कलूटी अनपढ़ गवार मुझ पर इल्जाम लगा रही है, कहती है कि ये मुझे धक्के मार के घर से निकलवा देगी। और मम्मी जी ये मुझे ये भी धमकी दे रही है कि ये मेरे चरित्र पर झूठे इल्जाम लगाकर मुझे बाहर भी बदनाम कर देगी।
नालायक, धोखेबाज, झूठा, मैंने सब कुछ देख लिया है अपनी आंखों से और सुन भी लिया है। तू मेरी सीधी सादी बहू के ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगा रहा था। वो तो शुक्र है भगवान का कि मेरी बेटी ने मुझे यहाँ ले आई, वरना मैं तो अपने कमरे में चैन की नींद ही सोते रहती और हमेशा अपनी बहू को ही गलत समझती। अरे चरित्रहीन दुष्ट इंसान, निकल जा मेरे इस घर से बाहर। और इस घर से ही नहीं बल्कि अब तू मेरी बहन की जिंदगी से भी बेदखल हो जाएगा। ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं, मुझ पर बेकार का इल्जाम लगा रहे हैं। देखो भावना, अरे तुम्हारा भाई मुझ पर इल्जाम लगा रहा है, तुम्हारे पति पर इल्जाम लगा रहा है और तुम चुपचाप यहाँ तमाशा देख रही हो। अरे धोखेबाज, नीच, घटिया इंसान, मैं तो तुझे पहले से ही जानती थी कि तू कितना गिरा हुआ है, लेकिन तेरे परिवार वालों को तुझ पर बड़ा भरोसा था और मेरी माँ को भी, इसलिए मैं तुझे बस रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। अच्छा, तो अब तुम भी इन लोगों के साथ मिल गई हो? मैं इन लोगों के साथ नहीं मिली हूँ, बल्कि मैंने अपने साथ इन लोगों को मिलाया है तुम्हारी असलियत सबके सामने लाने के लिए। अच्छा ये बात है, तो तुम चिंता मत करो, अब तो मैं तुम लोगों के ऊपर इल्जाम लगाऊंगा और मानहानि का केस ठोकूंगा। अरे नीच, हम तो पहले से ही जानते थे कि तुम कुछ ना कुछ निस्ता तो जरूर करोगे, तुम अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करोगे, इसलिए हम लोगों ने जानबूझकर किचन में कैमरा लगा दिया था। मैं तो अच्छे से जानती थी कि तुम अपनी जीत की खुशी मनाने के लिए फिर से एक बार मेरी भोली भाली सीधी सादी भाभी को परेशान करोगे, और तुमने ठीक वैसा ही किया जैसे मैंने सोचा था, और आज तुम रंगे हाथ पे पकड़े गए हो। मुझे तो तुम पर पहले से ही शक था जब भाभी ने तुम्हारे पर इल्जाम लगाया था, लेकिन मैंने जानबूझकर उल्टी चाल चली थी। और आज ये जो कुछ भी खेल हुआ है ना, उसमें मेरे भैया भाभी भी मेरे साथ थे, और मेरे भैया तो शुरू से ही अपनी पत्नी पर भरोसा करते थे, लेकिन जानबूझकर आज उन्होंने अपनी पत्नी के ऊपर भरोसा नहीं किया। मैं तो तुझ जैसे इंसान के साथ रहना भी नहीं चाहती थी, लेकिन तुझसे दूर होने के लिए मुझे एक ठोस सबूत चाहिए था, क्योंकि मेरी माँ तुझ पर, तुझ जैसे नीच और घटिया आदमी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा करती थी। जल्दी मैं तलाक के कागज भिजवा दूंगी, अब दफा हो जाओ मेरे घर से और अपनी ये घटिया शकल आज के बाद कभी मत दिखाना। बहू, हो सके तो मुझे माफ कर दे, मैंने हमेशा तुम्हारे रूप रंग को लेकर तुम्हें बहुत कुछ सुनाया, लेकिन मुझे समझ में आ गया है कि असली सुंदरता तो किसी भी व्यक्ति का आंतरिक गुण ही होता है। मेरा वो निर्लज्ज जमान जिसे मैंने उसके रंग रूप को देखकर पसंद किया था और उसके साथ मैंने अपनी बेटी की शादी करवाई थी, लेकिन मेरी बेटी उस घटिया आदमी के अत्याचार इतने दिनों से सह रही थी। मैंने अपने दामाद के भारी रूप रंग को देखकर उन्हें हमेशा सराखों पर बिठा कर रखा, लेकिन तुम्हारे इस भारी रूप रंग के कारण मैंने तुम्हें हमेशा रुलाया, और मैंने आज तुम्हारी बातों का भरोसा भी नहीं किया। भले ही वो मेरे घर का दामाद था, लेकिन यह मेरी बेटी को तकलीफ पहुंचा रहा था और ये मेरे परिवार के लिए सही नहीं था। मम्मी जी, जो होता है अच्छे के लिए होता है, आप मुझसे माफी मत मांगिए। अगर आज ये सब नहीं होता तो भावना दीदी हमेशा उस आदमी के अत्याचार ही झेलते रहती। हाँ बेटा, तू भी मुझे माफ कर दे, मैंने कभी तुझे समझने की कोशिश नहीं की। मैं जल्दी उससे तेरा तलाक करवा दूंगी बेटा। हाँ माँ, जो होता है ना हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। लेकिन बेटा, मुझे मेरी भावना की चिंता हो रही है, तलाक लेने के बाद भावना का क्या होगा? माँ आप चिंता मत कीजिए, भविष्य में कोई अच्छा लड़का देखकर हम फिर से भावना की शादी करवा देंगे। अभी तो हमारे लिए ये खुशी की बात है माँ कि हमारी भावना उस दुखद जीवन से निकलकर खुली हवा में सांस ले पा रही है। मम्मी जी, अगर परिवार वाले साथ नहीं देते तो बाहर के लोग आकर घर की औरतों के साथ बदतमीजी करते हैं, इसलिए कभी भी घर वालों को अपने परिवार के हर सदस्य का साथ देना चाहिए, उसकी बातों पर भरोसा करने की कोशिश करना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये छोटी सी कहानी जरूर पसंद आई होगी।